हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 3 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे, जानेंगे कौन सी अपडेट है जो कि हमारी परीक्षा की पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकती है। प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर्पज़ से देखें तो हमारी ये करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हो रही हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 जनवरी का यानी आज का करंट अफेयर्स। तो एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना तत्परता वित्त पोषण प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना तत्परता वित्त पोषण प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य एक आगामी परियोजना के लिए वित्त पायलटिंग गतिविधियों और डिज़ाइन के साथ साथ क्षमता निर्माण में मदद करना है, जिसका उद्देश्य पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय को बढ़ाना है। तो हाल ही में एडीबी ने भारत सरकार के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी ने दिया 231 मिलियन डॉलर का ऋण। तो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में अब देखें असम में भी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी ने 231 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता दी है। तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ 231 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए दी गई तीसरी किस्त है, जिसे जुलाई 2014 में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा मंजूर किया गया था। बात करें असम के मुख्यमंत्री की, तो सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और प्रोफेसर जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। क्लियर। और प्रोफेसर जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। IFSCA बना IOSCO का नया एसोसिएट सदस्य। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन IOSCO का सहयोगी सदस्य बन गया है। ठीक ना। तो IFSCA ध्यान रखिएगा, IOSCO का सदस्य बना है। IOSCO का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। क्लियर। अब बात करते हैं IOSCO के बारे में। तो IOSCO दुनिया के प्रतिभूति नियामकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। प्रतिभूति नियामकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के 95 से अधिक प्रतिभूति बाजारों को कवर करता है। ठीक, जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसको कवर करता है और प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक सेक्टर भी है IOSCO। क्लियर। अब बात करते हैं IFSCA। तो वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2020 में हाल ही में इसकी स्थापना की गई है। तो अप्रैल 2020 में देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में की गई थी। तो IFSCA की स्थापना कब की गई? अप्रैल 2020 में की गई थी। इस संगठन का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। क्लियर। IFSCA का मुख्यालय कहाँ है? गुजरात के गांधीनगर में। तो हाल ही में IFSCA ने किसका IOSCO की सदस्यता ग्रहण की है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 किया। तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की समय सीमा को और आगे बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया है। इससे पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक निर्धारित की गई थी। इस समय सीमा का उन लोगों के लिए बढ़ाया गया है, इस समय सीमा को, जो इनके खातों की ऑडिट होना आवश्यक नहीं है और आमतौर पर ITR 1 अथवा ITR 4 फॉर्म के जरिए अपनी आयकर रिटर्न भरते हैं। टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा का यह तीसरा विस्तार है। पहला विस्तार 31 जुलाई से 30 नवंबर तक, जो पहला विस्तार था वह 31 जुलाई से 30 नवंबर 2020 तक और दूसरा 31 दिसंबर तक हुआ था। अब तीसरा विस्तार 10 जनवरी 2021 कर दिया गया है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। PM मोदी ने वर्चुअली रखी लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में
6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह परियोजनाएं कहाँ कहाँ पर हैं? तो यह परियोजनाएं इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड का रांची और त्रिपुरा के अगरतला, साथ ही लखनऊ के उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जाएगी। तो लाइट हाउस परियोजना इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में क्रियान्वित होगी। तो इसकी अभी हाल ही में उन्होंने आधारशिला रखी है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट की। चलिए बढ़ते अगली न्यूज़ की ओर, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान को मिला 1 साल का एक्सटेंशन। तो केंद्र सरकार ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वह 14 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन अब उनका कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर 14 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है और सचिव के रूप में पद पर वे बने रहेंगे। इसरो के अध्यक्ष और सचिव के रूप में वे 1982 में इसरो में शामिल हुए थे और जनवरी 2018 से अंतरिक्ष एजेंसी के अध्यक्ष हैं। तो इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में के सिवान हैं। क्लियर। इसका मुख्यालय कर्नाटका के बेंगलुरु में 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है इसरो का। तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में के सिवान है। इनका जो कार्यकाल है 1 साल एक्सटेंशन देते हुए 14 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। क्लियर। चलिए बढ़ते अगली न्यूज़ देखते हैं। सोमा मंडल ने शेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शेल के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। यह एक भारत कंपनी है शेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका अध्यक्ष कौन बना है हाल ही में? सोमा मंडल बनी है। वह अध्यक्ष पद को संभालने वाली इस निकाय की पहली महिला प्रमुख हैं। अनिल कुमार चौधरी की जगह लेंगी, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। तो सेल की पहली महिला प्रमुख सोमा मंडल बनी है, जो कि 1 जनवरी 2021 को अपना अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। उन्होंने 2017 में बतौर निदेशक के रूप में सेल को ज्वाइन किया था। क्लियर। तो सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी। तो सोमा मंडल सेल की नई अध्यक्ष बनी है, महिला अध्यक्ष बनी है। उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया उप चुनाव आयुक्त। तो हाल ही में उमेश सिन्हा को भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के IAS अधिकारी वर्तमान में चुनाव आयोग में महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा और उप चुनाव आयुक्त की बात करें तो उमेश सिन्हा बने हैं। इसका गठन कब किया गया चुनाव आयोग का? 25 जनवरी 1950 को किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त तो मुख्यालय नई दिल्ली में है। 25 जनवरी अगर हम बात करें 25 जनवरी की, तो 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस भी होता है। क्या? भारतीय मतदाता दिवस। क्लियर। परीक्षा में पूछ सकता है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन भी किया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, देखते हैं। सुनीत शर्मा ने संभाला रेलवे के नए चेयरमैन और CEO का पदभार। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में और CEO सहित रेल मंत्रालय के पदेन प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुनीत शर्मा बने हैं। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उन्होंने 1 जनवरी 2021 से अपना नया पदभार ग्रहण कर लिया है। शर्मा ने इस पद पर कार्यरत विनोद कुमार यादव की जगह ली है। तो हाल ही में विनोद कुमार रावत भी न्यूज़ में थे। क्यों? क्योंकि इनको प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित इंजीनियर सम्मान से सम्मानित किया गया है विनोद कुमार यादव को। और ये जो हैं इसके पूर्व अध्यक्ष थे रेलवे बोर्ड के। तब रेलवे के नए चेयरमैन कौन बने? सुनीत शर्मा बने हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, देखते हैं क्या न्यूज़ है। इटली के अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने अपनी वाहना मास्टर क्लास नामक पुस्तक का किया विमोचन। तो इटली के लेखक अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने बच्चों और युवाओं के लिए अपनी नई पुस्तक वाहन मास्टर क्लास लॉन्च की है। इस पुस्तक को स्कोलास्टिक ध्यान रखिएगा, स्कोलास्टिक इंडिया द्वारा सचित्र और प्रकाशित किया गया। अल्फ्रेडो की भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गहरी रुचि है, जिसने उन्हें बच्चों के लिए भगवान गणेश पर एक कहानी लिखने के लिए उत्साहित किया है। तो यह जो पुस्तक है वह भगवान गणेश और उनके वाहन चूहे पर आधारित है। तो इटली के लेखक अल्फ्रेडो कोवेल्ली, उनकी रचना क्या है? वाहन मास्टर क्लास। और किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो स्कोलास्टिक इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जा रही है उनकी ये पुस्तक वाहन मास्टर क्लास। चलिए देखते हैं आज की अंतिम न्यूज़। महान संगीत निर्देशक शांतनु महापात्रा का निधन। तो प्रसिद्ध ओडिया संगीतकार शांतनु महापात्रा का हाल ही में निधन हो गया है।
वह लता मंगेशकर, मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी जैसे दिग्गजों के साथ काम करने वाले पहले उड़िया संगीतकार होने के साथ साथ हिंदी, बंगाली, असमिया और तेलुगु फिल्म उद्योगों में भी काम करने वाले पहले संगीतकार थे। महापात्रा ने अपने 3 दशक लंबे करियर के दौरान सैकड़ों उड़िया फिल्में गाने और जात्रा, जिस ओपेरा शो जिसको बोलते हैं, के लिए भी संगीत तैयार किया है। तो महान संगीतकार, उड़िया संगीतकार शांतनु महापात्रा का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थी हमारी आज यानी 3 जनवरी की करंट अपडेट। 4 जनवरी की अपडेट के साथ हम फिर कल आएंगे। तब तक चैनल साथ बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू।